हेलो दोस्तों, मैं सूर्यदेव आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का बैक टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी एचसीएस के लिए, तो आज अब मैं एचसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। तो आज अपन उनको सॉल्व करेंगे और उनको डिटेल में अपन देखेंगे अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। ये रहे अपने क्वेश्चन। क्या होता है 2014-15 से पहले जो एचसीएस के जो क्वेश्चन पेपर जो आता था ना, वो इंग्लिश मीडियम में आता था केवल। तो पहले के क्वेश्चन है, तो सबसे पहला आपके सामने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है पहला आपके पास सामने, चंपारण सत्याग्रह वॉज लीड बाई। चंपारण सत्याग्रह को किसके द्वारा लीड किया गया था? पहला ऑप्शन है अमरेश चक्रवर्ती, पुलिन बिहारी सरकार, गांधी, पटेल। तो चंपारण जो सत्याग्रह था वो किसके द्वारा लीड किया गया था? चंपारण सत्याग्रह, चंपारण जो स्थान है वो बिहार में है, और चंपारण सत्याग्रह को लीड जो किया गया था ना, देखो चंपारण जो है ना, चंपारण जो स्थान है वो बिहार में है। और चंपारण सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी ना, चंपारण सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी वो 1917 में हुई थी। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत होने का कारण क्या था? जो चंपारण जो स्थान था ना बिहार में, अभी भी पूर्वी चंपारण जो जिला है, वहाँ पे अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेज किसानों से नील की खेती करवाते थे ज़बरदस्ती। और नील की खेती करवाते थे किसानों के लिए। एक प्रथा की शुरुआत वहाँ पे की गई थी जिसका नाम था तीन कठिया प्रथा। इसमें क्या होता था कि किसानों को 3/20 भाग पे नील की खेती करनी ही पड़ेगी, ज़बरदस्ती थी। तो इसी का लोग वहाँ पे विरोध करने लगे थे, क्योंकि किसान नहीं चाहते थे नील की खेती करना, क्योंकि नील की खेती में जो फर्टिलाइज़र वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता था, जो कि अंग्रेज प्रोवाइड नहीं करवा रहे थे उस समय भारतीयों को। और इसमें पानी की जो मात्रा थी ना, वो कृषि के लिए पानी की जो जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसी वजह से नील नहीं करना बोलना चाहते थे किसान, लेकिन फिर भी अंग्रेज ज़बरदस्ती कर रहे थे। चंपारण सत्याग्रह को जो लीड कर रहा था ना, वो लीड करने वाला जो व्यक्ति है वो महात्मा गांधी ही है, क्योंकि महात्मा गांधी 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से भारत आ चुके थे। ठीक है, इसके अलावा महात्मा गांधी को जो इनविटेशन किया गया था, जो आमंत्रित किया गया था चंपारण में, किसके द्वारा किया गया था? उस व्यक्ति का नाम है राजकुमार शुक्ल के द्वारा आमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था महात्मा गांधी को। ठीक है, तो इतना चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपको याद रख लेना। अप्रैल 1917 में इसकी शुरुआत होती है, बिहार में है चंपारण जो स्थान है। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में शुरू किया गया सबसे पहला सत्याग्रह, सबसे पहला आंदोलन यही है, चंपारण। ठीक है, उसके बाद तो काफ़ी सत्याग्रह और आंदोलन गांधी जी के द्वारा भारत में चलाए गए थे, लेकिन सबसे पहला यही है, चंपारण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्रिटिकल मिनिमम इफर्ट जो थ्योरी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी। ठीक है, क्रिटिकल मिनिमम इफर्ट थ्योरी वाज डिजाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इकोनॉमिक्स। कौन से अर्थशास्त्री के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी? क्रिटिकल मिनिमम इफर्ट थ्योरी, इसको हिंदी में कहें तो न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। तो न्यूनतम प्रयास का जो सिद्धांत दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? जो सबसे पहला आपको जो इकोनॉमिस्ट यहाँ पे जो दिख रहा है, जिसका नाम है हार्वे लाइविंस्टीन के द्वारा ये दिया गया था। रोडन के द्वारा भी एक थ्योरी दी गई थी, जिसका बताऊंगा मैं नाम। चलो देख लेते हैं इसके बारे में, थ्योरी के बारे में थोड़ा सा, कि क्या कहना चाहते थे ये। देखो जो ये थ्योरी है ना, क्रिटिकल मिनिमम इफर्ट थ्योरी, देखो क्या कहना चाहते थे, इसी को कहा जाता है न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? ये थ्योरी दी गई थी एक इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था हार्वे, अभी बताया था मैंने, हार्वे लिविंगस्टन के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। और हार्वे लिविंगस्टन ने भी कहाँ पे दी थी? इसकी एक बुक प्रकाशित की गई थी, इसकी एक बुक आई थी। ये बुक का जो नाम था वो था इकोनॉमिक्स बैकवर्डनेस
सॉरी, बैकवर्डनेस, अपॉइंट जो किया गया था ना उस समय, ये अपॉइंटेड बाई डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा अपॉइंट की गई थी उस समय, जो उस समय भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, तो ये जो संबंधित थे ना, ये उस समय के इकोनॉमिक क्राइसिस से संबंधित थी। एक जो कमेटी बनाई गई, दूसरी जो नरसिम्हन कमेटी जो बनाई गई थी, वो बनाई गई थी 1997 में, और 1997 में जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित थी। बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित थी, बैंकिंग सुधार से संबंधित ये कमेटी थी। और ये जो बनाई गई थी, ये किसके द्वारा अपॉइंट की गई थी, ये जो कमेटी थी, तो अपॉइंटेड बाई, उस समय भारत के जो मंत्री थे उसका नाम था पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम के द्वारा अपॉइंट की गई थी ये कमेटी। तो याद रखना, इस क्वेश्चन में जो है ना दूसरी नरसिम्हन कमेटी की बात कर रहा है, जो कि बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्लोगन जो है गरीबी हटाओ का जो नारा है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया, कौन से प्लान में, कौन से 5 ईयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजना में, ये पूछा गया। तो पहले 5 ईयर्स प्लान में, 5th में, 4 में और 2nd में। तो याद रख लेना, गरीबी हटाओ की अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था उसमें, भारत का जो प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय की ही बात है। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि गरीबी हटाओ का जो नारा था वो कौन से इलेक्शन कैंपेन के समय दिया गया था। इलेक्शन कैंपेन जो था उस समय कौन सा इलेक्शन चल रहे थे, तो उस समय लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे। और 1971 की बातें हैं, 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा ही ये नारा दिया गया था कि इसमें ये कहा था कि रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, एंड रेस्क्यू द कंट्री, देश को बचाओ। ये जो नारा दिया गया था वो इंदिरा गांधी के द्वारा ही दिया गया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ, 1971 में। लेकिन अगर आपसे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात किया तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये कहा गया था कि गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, खादी और जिसको कहा जाता है ना खादी और ग्राम उद्योग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एस्टेब्लिश कब किया गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि खादी और जो विलेज इंडस्ट्रीज जो कमीशन है उसको एस्टेब्लिश 1956 में एक पारित किया गया था, संसद में बिल पेश किया गया था, और 1997 में इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था। इसको विधिक कानून का दर्जा, विधिक कमीशन का इसको दर्जा दिया गया था 1957 में। ठीक है, तो 1957 की अगर बात करें तो सेकंड है ना, 1957 में की बात करें तो कौन सा उसमें 5 ईयर्स प्लान चल रहा था, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की स्थापना 1956-57 में हुई थी, जिसमें दूसरा पंचवर्षीय योजना चली हुई थी। वर्तमान में इसका अध्यक्ष पूछ लिया जाए आपसे, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री का वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, चेयरपर्सन है। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो आयोग बनाया गया था, आयोग उसका मुख्यालय जो है वो है मुंबई में एस्टेब्लिश किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। द स्लोगन प्योर बैंकिंग नथिंग इलाइज इज रेज्ड बाय, पूछा गया कि ये जो स्लोगन है, ये जो टैग लाइन है, ये कौन से बैंक की है। आईसीसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, यूटीआई बैंक। तो ये जो स्लोगन है ना, प्योर बैंकिंग नथिंग लाइज, ये जो स्लोगन है ये एसबीआई बैंक का, ये जो स्लोगन है कौन से बैंक का है, एसबीआई। एसबीआई बैंक का स्लोगन कौन सा है, अभी बताया मैंने। एसबीआई बैंक का जो स्लोगन है वो है प्योर बैंकिंग
नथिंग लाइज। लेकिन एसबीआई बैंक का एक और स्लोगन है, टैगलाइन है, विद यू ऑल द वे, विद यू ऑल द वे। ये जो टैगलाइन है, ये जो स्लोगन है, ये भी एसबीआई का है, विद यू ऑल द वे। लेकिन उसके अलावा एक दो बैंक और हैं, उनकी बात अगर अपन करें, एचडीएफसी बैंक की अगर बात की जाए, एचडीएफसी भी ऑप्शन था, एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, एचडीएफसी बैंक का वर्तमान में जो स्लोगन है वो है, वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड। और एक्सिस बैंक की बात की जाए, एक्सिस बैंक की जो टैगलाइन है वर्तमान में वो क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी ना, बढ़ती का नाम जिंदगी। बढ़ती का नाम जिंदगी टैगलाइन है एक्सिस बैंक की। पीएनबी की बात करें, द नेम यू कैन बैंक अपॉन है। और केनरा बैंक की बात करें तो टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी कैन। ये जो टैगलाइन है ये है केनरा बैंक की, केनरा बैंक। और भी हैं, जैसे आईसीआईसी बैंक की बात करें तो ख्याल आपका, है ना, तो ये टैगलाइन आप याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसबीआई। एसबीआई की टैगलाइन है, प्योर बैंकिंग नथिंग इलाइज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली। अच्छा क्वेश्चन है, रिफ्ट वैली जो है भ्रंश घाटी, उसके फॉर्मेशन में सबसे हेल्पफुल क्या होता है, सिस्मेसिस, फॉल्टिंग, फोल्डिंग, वॉल्केनिक। तो इसका देख लेते हैं अपन, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो रिफ्ट वैली बनती कैसे है, जैसे ये स्ट्रक्चर एक, तो क्या होगा, यहाँ से क्रैक इसमें पड़ जाएंगे, वैली ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से क्रैक इसमें हो गया, ये क्रैक इसमें होगा। क्रैक होने से क्या होगा, इस साइड वाला पहाड़ जो है ना ये तो खड़ा रहेगा, ये भी खड़ा है, लेकिन जो जहाँ क्रैक हुआ ना बीच में, ये जो है ना ये एरिया ये नीचे धंस जाएगा, ये चला गया नीचे, खिसक के चला गया यहाँ पे, है ना, ये चला गया नीचे, ऊपर वाला ये सारा ब्लैंक हो गया, सिंक हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो घाटी जो बनेगी ना, देखो दोनों तरफ पहाड़ बन जाएंगे, इधर भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है। देखो यहाँ पे अगर बात करें, देखो इधर भी पहाड़ हो गया ये वाला और इधर भी पहाड़ हो गया, और ये जो बीच वाला जो एरिया है ना ये नीचे चला गया, सिंक हो गया ये नीचे। तो ये जो वैली बन गई ना, इसी को कहा जाता है रिफ्ट वैली, इसी को कहा जाता है रिफ्ट, या हिंदी में कहे तो भ्रंश घाटी कहा जाता है। तो भ्रंश घाटी का जो निर्माण होगा वो किससे होगा, फोल्टिंग से होगा, है ना, फोल्टिंग से हो रहा है, बिल्कुल फोल्टिंग से, फोल्टिंग से इसका निर्माण होगा, या भ्रंश या क्रैक गिरने से, क्रैक होने से इनका निर्माण होता है रिफ्ट वैली का। और ये जो दोनों तरफ जो पर्वत जो बनेंगे ना, देखो इधर पर्वत हो गया और इधर पर्वत हो गया, इन दोनों पर्वतों को अगर पूछ लिया जाए कि पर्वतों को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। जो रिफ्ट वैली के दोनों तरफ जो पर्वत बनेंगे उनको कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। तो रिफ्ट वैली किसको कहा जाता है, अपन कह सकते हैं कि रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सिंकिंग, है ना, एज ए रिजल्ट ऑफ सिंकिंग ऑफ ए पोर्शन ऑफ द क्रस्ट। ये जो क्रस्ट थे इसके बिटवीन जो क्रैक जो हुआ ना, क्रैक होने से जो बना है उसी को क्या कहा जाता है, क्रैक होने से जो सरफेस हमें जो मिली है उसी को कहा जाता है रिफ्ट कहा जाता है ना। जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, दोनों की दोनों नदियां रिफ्ट घाटी से होकर बहती है ना, दोनों तरफ पर्वत है। जैसे एक पर्वत है ऊपर जो पर्वत है वो है विंध्याचल रेंज है, और नीचे है, इसके नीचे है सतपुड़ा रेंज, है ना, और इन दोनों के बीच से एक नदी फ्लो करती है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है। तो ये कहा जाता है कि नर्मदा नदी है ना भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होके बहती, क्योंकि दोनों तरफ ब्लॉक माउंटेन है, विंध्याचल भी है और नीचे से है सतपुड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा फोल्टिंग से। फोल्टिंग से इसका निर्माण होता है रिफ्ट वैली का हमेशा। और जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ फोल्डिंग से, है ना, वलन पड़ने से हुआ, जो टेथिस सागर था, टेथिस सागर की फोल्डिंग से। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग थ्री इन द बेसिस ऑफ इट्स मोड ऑफ ओरिजिन। बनने के आधार पर इनमें से कौन सा एक अलग है। देखो फॉर्मेशन के आधार पे अगर देखा जाए ना, अपन फॉर्मेशन के आधार पे अगर देखे जाए तो अपने पास जो चट्टाने होती हैं ना, जो रॉक होते हैं, मेनली तीन प्रकार की होती है। पहली होती है इग्नियस चौक,
इग्नियस रॉक, जिसको हिंदी में कहें तो अपन कह सकते हैं आग्नेय चट्टानें, आग्नेय शैल। और दूसरी होती है सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक, इसको कहते हैं अपन अवसादी चट्टानें। और तीसरा जो होता है वो होता है मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक को अपन कह सकते हैं रूपांतरण चट्टानें। तो यहाँ पे क्या, कायांतरित भी कह सकते हैं, इसी को कायांतरित भी कहा जाता है ना, कंफ्यूज नहीं होना, कायांतरित चट्टानें भी इन्हीं को कहा जाता है। तो इसमें ये पूछा है कि पहला लाइमस्टोन पूछा, पहला ऑप्शन था लाइमस्टोन। तो यहाँ पे आप याद रख लेना, जो लाइमस्टोन है ना, लाइमस्टोन जो है वो कौन सी चट्टान का हिस्सा है? तो लाइमस्टोन जो बनते हैं ना वो अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। और एक है सैंडस्टोन, सैंडस्टोन जो रॉक है, जो चट्टानें हैं, वो भी किससे बनती है? अवसादी से ही बनती है। और उसके बाद सेल्स की बात करें तो वो भी किससे बनती है? अवसादी से ही बनती है, सेडिमेंट्री से। लेकिन एक ऑप्शन था लास्ट वाला मार्बल, एक ऑप्शन और उनमें था मार्बल। तो मार्बल की बात करें तो मार्बल जो है ना वो कायांतरित चट्टान है, ठीक है, याद रखना। लाइमस्टोन बात करें, सैंडस्टोन बात करें, सेल्स बात करें, तो ये जो है ना ये तीनों की तीनों कौन सी चट्टान है? ये सेडिमेंट्री चट्टान, अवसादी चट्टानें हैं। और मार्बल की बात करें तो मार्बल एक अलग तरीके से बनता है, और वो कौन सी चट्टानें हैं? कायांतरित चट्टानें। मार्बल कायांतरित चट्टान का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो याद रख लेना, इसका राइट आंसर जो होगा वो मार्बल हो जाएगा, मार्बल। ये तीनों सेम है, लाइमस्टोन भी सेडिमेंट्री है, सैंडस्टोन भी सेडिमेंट्री है, और साल्स वो भी सेडिमेंट्री है। मार्बल जो है वो मेटामॉर्फिक से बनी हुई है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज गिवन टू द प्लेनेटरी विंड्स बिलो बिटवीन द टैरोपिक। इसमें पता कि टैरोपिक में जो विंड जो फ्लो करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो जो टैरोपिक जोन है उसकी अगर अपन बात करें, यहाँ पे देखो ये टैरोपिक जोन है, देखो यहाँ से ये अपनी कर्क रेखा जो जा रही है, नीचे से जा रही है मकर रेखा, और ये जो एरिया है ये इक्वेटर वाला एरिया है सारा का सारा। यहाँ जो विंड जो फ्लो करती है ना, उस विंड को कहा जाता है ट्रेड विंड, व्यापारिक हवाएं, ट्रेड विंड कहा जाता है। तो क्वेश्चन जो अपना जो था देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज गिवन टू द प्लेनेटरी विंड। प्लेनेटरी कौन सी टाइप विंड है जो टैरोपिक में जो फ्लो करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेड विंड, है ना। इसके अलावा वेस्टर्लीज होती है, ईस्टर्लीज होती है जो फ्लो करती है, उसके बारे में कभी पढ़ेंगे। जो पृथ्वी का जो कोरियोलिस बल होता है ना, जिसकी वजह से इनके डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल कौन सा है इनमें से? तो पृथ्वी की अगर अपन बात करें, जो अपनी अर्थ है, अर्थ पे जो सबसे बड़ा जो सर्कल होगा वही होगा जो बीच से खींचा जाएगा। कोई भी गोल चीज है उस पर, कोई भी स्पेयर है उस पर सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होगा? जो बिल्कुल बीच से खींचा जाएगा ऐसे, और बीच से जो खींचा जाएगा वो 0 डिग्री से खींचा जाएगा, 0 डिग्री। और इन लाइनों को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं अपन? भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं, और इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं, है ना, विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो पृथ्वी पे खींचा गया सबसे बड़ा जो वर्त होगा ना, ये ही होगा 0 डिग्री। तो इसमें पहला आंसर जो होगा इक्वेटर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे बड़ा सर्कल है पृथ्वी पे खींचा जाने वाला। नेक्स्ट है पामीर माउंटेन आज फॉर्म्ड बाय द जंक्शन ऑफ नॉट। तो हिंदी में कहा जाता है गांठ, जिसका आप नाम भी आपने सुना होगा, पामीर गांठ। देखो इसने पूछा कि पामीर गांठ से कौन कौन सा पर्वत निकला हुआ है, आप समझ लेना है एक बार। देखो ये अपना J&K, जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो बिल्कुल ऊपर तजाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो ये एरिया है, चाइना में, तीनों का मिलने वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है, उसी को गांठ भी कहा जाता है। इसी को कहा जाता है पामीर की गांठ या पामीर गांठ, या पामीर का पठार भी यही है, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, विश्व की छत। अब पामीर गांठ से, गांठ किसको कहा जाता है इंग्लिश में? इसी को नोट कहते हैं, जो क्वेश्चन में था नोट। एक ऐसा जगह, एक ऐसा पर्वत श्रेणी जहाँ से बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ निकली हुई है, बहुत सारी पर्वत श्रेणियों का ओरिजिन वहाँ से हुआ है, तो उसी को कहा जाता है पामीर गांठ। तो यहाँ पे अगर अपन बात कर रहे हैं ये पामीर से कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ निकली है, तो पामीर से अगर अपन इधर आएंगे ना, ये जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम है हिंदकुश। कौन सी पर्वत श्रेणी है? हिंदकुश पर्वत श्रेणी, जो अफगानिस्तान मेनली फैली हुई है। उसके नीचे की तरफ यहाँ आएंगे, यहाँ पर्वत श्रेणी है जो पाकिस्तान की तरफ जा रही है, सुलेमान, ये है सुलेमान पर्वत।
है ना। यहीं से भारत की तरफ भी एक पर्वत श्रेणी आ रही है जो लद्दाख में है वर्तमान में, उसका नाम है काराकोरम। काराकोरम रेंज है जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, काराकोरम। उसके बाद चाइना की तरफ चलेंगे ना, यहाँ पे भी एक रेंज है जिसका नाम है कुनलुन पर्वत या कुनलुन सान भी जिसको कहा जाता है, ठीक है, चाइना में है। अब ऊपर की तरफ अगर जाए ना, पामीर में ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी एक पर्वत है जिसका नाम है तियानसान, तियानसान पर्वत। तो पामीर की गांठ से मेनली ये रेंज यहाँ पे निकल रही है, तियानसान है, हिंदकुश है, सुलेमान है, काराकोरम है, कुनलुन सान है, उसके अलावा भी और है। चलो अपन क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। देखो, पामीर माउंटेन आज फाउंड बाय द जंक्शन ऑफ कौन से, तो तियानसान था, काराकोरम था, कुनलुन भी था, धौलाधर रेंज नहीं थी। तो यह आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, धौलाधर रेंज तो नहीं है, धौलाधर रेंज तो मिडल हिमालय में। नागा पर्वत, बिल्कुल नागा पर्वत तो नहीं होगा, नागा पर्वत जास्कर और ग्रेट हिमालयज के पास है। नेक्स्ट तियानसान, काराकोरम, कुनलुन, हिंदकुश, ये राइट आंसर होगा, बताया मैंने यही श्रेणियां। तो तियानसान ऊपर की तरफ है, काराकोरम भारत की तरफ, कुनलुन चाइना और हिंदकुश अफगानिस्तान की तरफ चला जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। मैकमोहन लाइन इज ए लाइन एग्री टू ब्रिटेन एंड तिब्बत एज अ पार्ट ऑफ द शिमला अकॉर्ड एज ट्रीटी साइन इन। शिमला समझौते के तहत जो साइन हुआ था, मैकमोहन रेखा जो बनी थी, वो कौन से दो देशों के बीच में है, ये बात आपको याद रख लेनी है। मैकमोहन लाइन जब एस्टेब्लिश हुई थी 1914 में, मैकमोहन लाइन को एस्टेब्लिश किया गया था 1914 में। उस समय ये किन के बीच में थी, तिब्बत के बीच में और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, तिब्बत एंड भारत के बीच में थी। लेकिन वर्तमान में इसके बारे में बात किया जाए मैकमोहन लाइन, तो वर्तमान में तिब्बत के बीच में नहीं आएगी, तिब्बत की जगह क्या आ जाएगा, चाइना, क्योंकि तिब्बत पे वर्तमान में किसका कब्जा है, चाइना का। 1959 में ही तिब्बत पे चाइना ने अपना ऑक्यूपाई, अपना अधिकार कर लिया था। तो मैकमोहन लाइन पूछिए, मैकमोहन लाइन को कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1914 में एक शिमला समझौते के तहत, ठीक है। वर्तमान में भारत और चाइना के बीच में विवाद भी है, क्योंकि ये अपना जो यहाँ पे सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश जो राज्य हो गया ना, यहाँ इधर वाला ये अरुणाचल, यहाँ से लेके ये जो लाइन है, ये इसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है। और चाइना मैकमोहन जो लाइन है, मैकमोहन लाइन को चाइना मानता नहीं है, क्योंकि चाइना कहता है कि ये मैंने की नहीं, ये तो तिब्बत ने की थी, तिब्बत को मैं कभी देश मानता ही नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर द लॉ ऑफ प्लेनेटरी ऑर्बिट। प्लेनेटरी ऑर्बिट को किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, तो वही प्लेनेटरी ऑर्बिट की सूरज है, सूरज के चारों जो अर्थ जो अपने ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, वो चक्कर लगाते हैं। ये किसके द्वारा इसको सबसे पहली बार सही डिफाइन किया गया, तो कैप्लर के द्वारा किया गया था, है ना। थोड़ी ये जो दी गई थी कोपरनिकस के द्वारा दी गई थी, लेकिन उसको सही डिफाइन नहीं किया था, सही किसके द्वारा किया गया था, कैप्लर के द्वारा किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर इज द ट्राइब्स ऑफ। असुर कौन से राज्य की एक जनजाति है, तो असुर पाई जाती है झारखंड में, पता होगा आपको, असुर जनजाति जो पाई जाती है झारखंड में पाई जाती है। तो अच्छा ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे पहला रांची, पलामू, सिंहभूम और गोड्डा। तो इसके बारे में अगर बात किया जाए ना, असुर जो जनजाति है ना, वो असुर जनजाति मेनली जो राज्य है असुर जनजाति का, असुर जो ट्राइब्स मेनली पाई जाती है झारखंड में। और झारखंड को मुझे याद आ रही है 2-3 जिले हैं जहाँ पे पाई जाती है, जैसे एक आपने जिला सबने सुना होगा गुमला, गुमला करके एक जिला है, एक पलामू है, पलामू जो छोटा नागपुर के पठार में एक पठार भी है, पलामू का पठार, एक लाटे है ना। ये जिले हैं जहाँ पे मेनली असुर जनजाति पाई जाती है। तो असुर जनजाति भारतीय झारखंड राज्य में पाई जाती है, गुमला में, लाते, पलामू वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। उसके अलावा भी झारखंड में और ट्राइबल्स हैं, जैसे मुंडा हो गई, मुंडा याद रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडा ट्राइबल्स, मुंडा जनजाति। उसके बाद संथाल है, संथाल तो बहुत बार एग्जाम में आता भी है, संथाल जनजाति। उसके बाद गोंड है और उसके बाद कोल है। ये सारे की सारी जनजातियां कहाँ पाई जाती है, झारखंड राज्य में पाई जाती है। चलो अब क्वेश्चन देख लेते एक बार। तो रांची डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, पलामू है, ये हो गया पलामू, तो पलामू में मेनली ये पाई जाती है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंडक्ट वर्ल्ड वाइड स्टडी ऑफ द 102 सबमरीन सेनन। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछा है कि 102 जो समुद्री जो खाड़ी हैं उनको किसके द्वारा खोजा गया। तो फ्रांसिस सेफर्ड, चार्ल्स बेड,
नन ऑफ दिस, बोथ ऑफ दिस। तो बोथ ऑफ दिस ये दोनों के दोनों व्यक्ति हैं, सीफर्ड और बियर्ड, जिसके द्वारा 102 समुद्री जो खाड़ी है उनकी खोज की गई थी। मतलब समुद्र के अंदर गल्फ है ये, है ना, ऐसे खाड़ियां हैं। 102 खाड़ियों की खोज 2 व्यक्तियों के द्वारा की गई थी, फ्रांसिस सेफर्ड और चार्ल्स बियर्ड नाम था इसका। तो इन दोनों के द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्टिव स्कैटरिंग इज यूज्ड बाय। स्कैटरिंग जो होता है वो किसके द्वारा होता है, सिलेक्टिव स्कैटरिंग किसके द्वारा होता है? तो मेनली डस्ट पार्टिकल होते हैं और गैसेज भी हो सकती है, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्ली भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दी अबव, तो सभी के द्वारा ही होता है सिलेक्टिव स्कैटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द अल्बिडो। अल्बिडो के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल इनमें से कौन सा फैक्टर है जो अल्बिडो के लिए काम करता है? अल्बिडो, पहले तो बताना चाहिए आपको अल्बिडो होता क्या है। अल्बिडो किसको कहा जाता है? जैसे सूरज है ना, जैसे सूरज है ना, सूरज चमक रहा है और सूरज का प्रकाश जब अपनी अर्थ पे आता है ना, तो सूरज का जो कंप्लीटली जो प्रकाश है ना 100 का 100% अर्थ पे नहीं आता है। अर्थ पे केवल 51% भाग ही सूरज के प्रकाश का आता है, 48% जो भाग है वो वापस चला जाता है। तो इसी को कहा जाता है अल्बिडो। मैं कहना चाहूँ तो अगर एक डेफिनेशन आपको देना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ मैं कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त उष्मा का वह भाग, जो सूर्य से पृथ्वी को जो उष्मा मिल रही है वह भाग जो बिना पृथ्वी के वायुमंडल या पृथ्वी पे आए हुए ही वापस परावर्तित हो जाता है, उसी को प्रोसेस को कहा जाता है अल्बिडो। और कितना परसेंट भाग वापस चला जाता है? 48%। केवल 51% या 51-52% ही भाग पृथ्वी पे आ पाता है, उसके अलावा जो बचा हुआ भाग वो वापस चला जाता है। तो किसके कारण होता है ये पूछा गया है। तो क्लाउड कवर, ओजोन लेयर बिल्कुल नहीं होगा, डस्ट पार्टिकल बिल्कुल नहीं होगा, आइस कवर आएगा कहाँ से, है ना, एटमॉस्फेयर में। तो सीधी सी बात है, राइट आंसर इज क्लाउड कवर। क्लाउड की वजह से होता है ऐसा कि क्लाउड से टकरा के बहुत सारा जो अपना जो प्रकाश है वो वापिस चला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे पाई जाती है? तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो देखो, जैसे अपनी अर्थ है ना, कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी कहाँ किसको कहा जाता है? तो जो अपनी अर्थ है ना, अर्थ के 3 परत है मेनली। नीचे वाली जो कहा जाता है कोर कहा जाता है, एक मेंटल है और ऊपर वाली है क्रस्ट। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है। तो यहाँ पे जो कोर है ना, बिल्कुल लिक्विड जिसमें मटेरियल पाया जाता है, कोर और मेंटल के बीच का जो ये वाला एरिया है ना, जो बिल्कुल बॉर्डर वाला एरिया है मेंटल का और कोर का, ये जो एरिया है ना इसका, ये और मेंटल का ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ये लगभग इस एरिया को कहा जाता है गुटेनबर्ग कंटिन्यूटी। और ये लगभग पृथ्वी के अंदर डेप्थ में आप जाओगे लगभग 2900 किलोमीटर के समथिंग के आसपास का जो एरिया है ये, इसको कहा जाता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो देख लेते हैं एक बार ऑप्शन। क्रस्ट एंड मेंटल बिल्कुल नहीं होगा, क्रस्ट तो बिल्कुल अपर पार्ट है। अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल बिल्कुल भी नहीं होगा। अर्थ सिलिकेट मेंटल एंड इट्स लिक्विड आयरन निकल आउटर कोर, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैंने बताया कि कोर का जो आउटर सोर्स है वो, क्योंकि कोर में तो पाया जाएगा ना, जैसे यहाँ पे बात करें तो नीफे पाया जाता है, निकिल एंड फेरस, है ना, इसमें लिखा हुआ है आयरन, वही बात है सेम। और सिलिकॉन मेंटल में मेनली पाया जाता है। तो यही बात है कि ये जो प्रोसेस होता है ना, यहाँ का जो पोर्शन होना, ये वाला पोर्शन, इसी को कहा जाता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, यही पाया जाता है, इसी को कहा जाता है। चलो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट सरफेस करंट। कोरियोलिस फोर्स से जो करंट फेस होता है इसमें से कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा? मैंने पहले भी बताया था आपको, कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड होती है ना पृथ्वी पे, प्लेनेटरी विंड होती है, वो उसका मूवमेंट जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो इसका एज ही राइट आंसर देख लें क्या आता था, एट एन एंगल ऑफ अबाउट 45 डिग्रीज टू द विंड टू द राइट इन द नॉर्दर्न, जो नॉर्दर्न में राइट की तरफ, राइट हेमिस्फीयर की तरफ, लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल गलत होगा। एट द एंगल ऑफ 45, ये तो बिल्कुल साइड, एंगल तो 45 ही आएगा, है ना, एंगल 45 ही आएगा, तो ये तो बिल्कुल दोनों ही गलत हो जाएंगे। टू द विंड टू द लेफ्ट इन द नॉर्दर्न, यस वेर, ये बिल्कुल सही होगा। नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर होता है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि लेफ्ट की तरफ चलती है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, राइट की तरफ चलती है ना, राइट इन द साउदर्न। तो ये बिल्कुल राइट आंसर यही हो जाएगा। कोरियोलिस फोर्स की जब से ऐसे ही चलती है हवाएं, है ना, किसी दिन टॉपिक करेंगे अपन हवाएं। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी थ्योरी इज द नोशन। डिपेंडेंसी थ्योरी होती क्या है, नाम से ही पता लग रहा है। डिपेंडेंसी का मतलब होगा
निर्भरता सिद्धांत, डिपेंडेंसी को अपन कह सकते हैं निर्भरता सिद्धांत कह सकते हैं अपन हिंदी में। और निर्भरता सिद्धांत, इससे मतलब पूछा गया कि क्या मतलब है। देखो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे डिपेंडेंस, जैसे बच्चा जो होता है अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, नौकर अपने मालिक पे डिपेंड होता है, ऐसे क्या होता था कि जो अल्प विकसित जो देश थे ना, जिनका विकास नहीं हो पाता था, वो या डेवलपिंग कंट्री की बात करें मैं अपन, तो वो सारे डेवलप्ड कंट्रियों पे या विकसित देशों पे डिपेंड करते, बहुत सारी चीज़ वहाँ से आयात करते हैं ना, मंगाते हैं, निर्यात करते हैं, मतलब व्यापार में भी, और बहुत सारा वहाँ से सहायता भी लेते हैं ना, इकोनॉमिक सहायता भी लेते हैं, तो डिपेंड रहते हैं उन कंट्रियों पे। इसी और उन्हीं के लिए एक थ्योरी है ये डिपेंडेंसी थ्योरी, है ना। तो जैसे पाकिस्तान सबके आगे आपने देखा होगा कटोरा लेके चला जाता है मनकर जी वहीं से, अभी चलो ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। दैट्स रिसोर्स फ्लो फ्रॉम पेरीफेरी, पेरीफेरी का होता है जो अपने आप खुद को नहीं संभाल पाता, ऑफ पुअर एंड अंडर डेवलपमेंट स्टेट टू ए कोर ऑफ वेल्थी स्टेट इनरिचिंग द लेटर एट द एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्मर। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। यही जो मैंने बताया वही चीज़ इसमें बता रहे कि पुअर और अंडर डेवलप्ड जो कंट्री है उसको वेल्थी स्टेट और इन रीचिंग द लेटर एट द इन्वेंशन ऑफ द फॉर्मर, मतलब वहाँ दूसरे देशों की जो हेल्प उसको जो चाहिए ना, उसी चीज़ के यहाँ पे जिक्र कर रखा है। तो डिपेंडेंसी जो थ्योरी होगी मैंने बताया वही कि पुअर जो कंट्री है या अंडर डेवलपमेंट जो कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्रियों के सहारे रहते हैं, है ना, उन्हीं के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं। तो इसी थ्योरी को कहा जाता है डिपेंडेंसी थ्योरी, है ना। ऐसी एक और थ्योरी है जैसे मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, वो भी सेम ऐसी इसी पे काम करती है। चलो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।